Word. Am I audible to all of you? Okay जी, thank you. Start कर दो. जी जनाब. एक सेकंड. जी, तो आज जिस टॉपिक पर हम लोगों ने बात करनी है, जिस टॉपिक को डिस्कस करना है, दैट इज एक्चुअली अबाउट. आई थिंक मेरी आवाज डबल हो रही है. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोगों को बताइएगा प्लीज. आवाज डबल है मेरी. लो है. हाँ. चलो. अच्छा जी, अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हम लोगों ने डिस्कस करना है आज कॉजेज ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस. और आप लोगों को पता है कि जब कॉजेज ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस की हम लोग बात करते हैं तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी दैट वाज अबाउट कॉजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन. कि एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन के बेसिकली कॉजेज क्या, उसके क्या रीजंस बने जिसकी वजह से जो है कॉलोनाइजेशन हुई. और क्या क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से इको क्रिएट हो रहा है. वाई? मुझे तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर है. क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स द इशू? अब बताइएगा, अब आवाज आ रही है? ओके ओके. एक्चुअली मैं फोन के साथ भी कनेक्टेड हूँ, मैं लैपटॉप के साथ भी कनेक्टेड हूँ, तो मैंने फोन जो है वो दूर रख दिया, उसमें से आई थिंक इको हो रही है आवाज. अब अगर आवाज क्लियर है तो लेक्चर स्टार्ट करूँ मैं, आप लोगों को फिर प्रॉब्लम तो नहीं है कोई किसी किस्म का? ओके ओके, थैंक यू. अच्छा, किसने पूछा है? आयशा ने पूछा हुआ है. वालेकुम सलाम आयशा. नेटिव अमेरिकन, एक सेकेंड. नेटिव अमेरिकन सेटलर्स और रेड इंडियंस एक ही हैं? देखिए, नेटिव अमेरिकन सेटलर्स बहुत तरह के हैं एंड इंडियन रेड इंडियंस आर वन ऑफ देम. ठीक है. नेटिव अमेरिकन सेटलर्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. मायाज, एस्टेक्स, इंटेक्स, टॉलटेक्स, वो सारे जो मैंने आपको करवाए थे, इनकेस, वो सारे जो मैंने आपको करवाए थे, दोज वर बेसिकली अमेरिकन सेटलर्स एंड रेड इंडियंस वर वन ऑफ देम. आपको मैंने रेड इंडियंस भी उसमें करवाए थे. ठीक है. अच्छा जी. सो लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट एक्सप्लोरेशन के कॉजेज, और उसके अंदर मैंने आप लोगों को एनलाइटनमेंट का सारा प्रोसेस पढ़ाया कि किस तरह से एनलाइटनमेंट हुई और किस तरह से जो है एक रेवोल्यूशन, सॉरी एक्सप्लोरेशन कह रही हूँ, रेवोल्यूशन जो है किस तरह से अमेरिका के अंदर आता है और किस तरह से अमेरिकन पीपल felt the need that they have to be liberated, they have to break the shackles of slavery, they have to break the shackles of colonization. तो ये चीज जब इनके माइंड में आ जाती है तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बाकायदा तौर पे
रेवोल्यूशन का प्रोसेस जिसको लाने के लिए एक वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो है वो लड़ी जाती है। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, जब हम अमेरिकन इंडिपेंडेंस की जो है कॉजेज देखते हैं, कॉजेज ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग, आप लोगों को मैंने ये लेक्चर जो है वो स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए, और वो शेयर इसलिए नहीं किए कि ये लेक्चर आज आप लोग आधा पढ़ेंगे, ठीक है? तो फिर मैं आधे आधे स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। जैसे ही कल हम इसको कंप्लीट करेंगे वार ऑफ इंडिपेंडेंस को, तो वो फिर पूरी पूरी स्लाइड्स आपको जो है वो मिल जाएंगी। गॉट इट? इसलिए आप लोगों को ये आज हाफ मिली है। स्क्रीन शेयरिंग आप लोगों के साथ हो चुकी है, वो आप लोग उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अब देखिएगा। स्लाइड्स आप लोगों को मिलेंगी ग्रुप में, बट वंस दिस लेक्चर कंप्लीट्स। गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉजेज ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। जब हम अमेरिकन इंडिपेंडेंस की कॉजेज की बात करते हैं, तो उसके अंदर द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू अवर माइंड इज एटीट्यूड ऑफ अमेरिकन। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर रेवोल्यूशन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हियर पीपल आर एक्चुअली वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स। ये यहाँ पर लोगों को अपने हकूक की आगाही जो है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है? ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। एंड नाउ द प्रोसेस हैज इनिशिएटेड। द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी कंसीडर इज एटीट्यूड ऑफ अमेरिकन। आप लोग ये देखें कि लेट मी skip this, move to the next slide. एक second. जी हाँ, एटीट्यूड ऑफ अमेरिकन, ये स्लाइड आप लोग देख रहे होंगे एटीट्यूड ऑफ अमेरिकन की। थोड़ी देर से आगे पीछे होगी, थोड़ा वेट कीजिएगा, ये एटीट्यूड ऑफ अमेरिकन तक पहुंच जाए हम लोग, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोग। अच्छा जी, अब होता क्या है कि पीपल इन 18th सेंचुरी अमेरिका वर एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम पीपल इन 17th सेंचुरी अमेरिका। मैंने आप लोगों को 17th सेंचुरी अमेरिका का सारा नक्शा खींच कर बताया था, और मैंने आपको बताया था कि 17th सेंचुरी में जो लोग अमेरिका जाते थे वो शिप्स के थ्रू डर के यूरोप से अमेरिका की तरफ जा रहे होते थे, और वहां पर उनको बेच दिया जाता था या उनको डिफरेंट ब्रूटैलिटीज का सामना करना पड़ता था। तो 17th सेंचुरी में सिचुएशन वाज एंटायरली डिफरेंट। वो एक अनजान लैंड के ऊपर आते थे और वहां पर मेहनत करनी उन्होंने शुरू की। लेकिन जब आप 18th सेंचुरी की बात करते हैं, तो 17th सेंचुरी से जब वो रहना शुरू हुए तो एक सदी गुजर गई है, मतलब 100 साल गुजरने के बाद इन 18th सेंचुरी पीपल इन अमेरिका हैड अ डिफरेंट एटीट्यूड। ठीक है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू विल बी मेंशनिंग इन योर आंसर विल बी एटीट्यूड ऑफ अमेरिकन। ठीक है? ये क्वेश्चन 2022 सीएसएस में आया था, और ये प्रॉपर क्वेश्चन इसी तरह ही पूछा जाता है। ठीक है? तो आप लोगों ने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, एटीट्यूड ऑफ अमेरिकन में द वेरी फर्स्ट थिंग इज द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ अमेरिकन इन 18th सेंचुरी। दे वर नॉट दोज अमेरिकन हु वर देयर इन 17th सेंचुरी। दे हैड लव फॉर देयर मदरलैंड। अपनी अपनी जो धरती है उससे उनको प्यार हो चुका है। आप एक चीज याद रखिएगा, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को, पाकिस्तान अफेयर्स के स्टूडेंट्स को अफगान इशू करवाती हूँ, तो उसमें जब मैं रेफ्यूजीज वाले टॉपिक पर आती हूँ तो मैं उनको ये बात बोलती हूँ कि अब जो अफगान रेफ्यूजीज वापस भेजे जा रहे हैं अफगानिस्तान में, दे आर एक्चुअली नॉट अफगान रेफ्यूजीज, वो तीसरी चौथी नस्ल है कोई। ठीक है? सो पाकिस्तान इज देयर मदरलैंड। जब आप एक जगह पर पैदा हुए हैं, आप उस जगह पर आपको क्या लगता है कि जो स्लेवरी के तौर पर आए थे 17th सेंचुरी में, उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी होगी? ऑब्वियसली उनकी नस्ल आगे बढ़ी है, और ये 100 साल के बाद जो लोग इस जगह पर मौजूद हैं, दे आर बेसिकली नेटिव्स ऑफ दिस लैंड। आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये यूरोप से आया, ये एशिया से आया, ये अफ्रीका से आया। दोज पीपल वर एक्चुअली belong to this particular place which is America. अच्छा, they had developed a love for their motherland, and in 17th century they were desperados. Desperados कहते हैं भगौड़े को, जो भागे हुए लोग होते हैं ना उनको बोलते हैं डेस्परेडोस। 17th सेंचुरी में दे वर डेस्परेडोस, एंड नाउ दे हैड लॉयलिटी एंड पेट्रियोटिज्म। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, उनके अंदर एक लॉयलिटी और पेट्रियोटिज्म का एलिमेंट जो है वो डोमिनेंट होता जा रहा है। सो द वेरी फर्स्ट रीजन
or you can say the cause of American War of Independence is the change in attitude of Americans. You can give heading of change in attitude of Americans as well. So I hope so कि ये point आप लोगों को clear हो गया होगा. Now comes our second point. Wait कीजिएगा. एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स. ठीक है जी. अब एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स की जब आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमने अमेरिकन का एटीट्यूड देख लिया है, चेंज हुआ हुआ, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स. जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स के एटीट्यूड की बात करते हैं, तो एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स वाज एंटायरली डिफरेंट. क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, आप लोग प्लीज, अगर आप लोगों के पास नोटबुक्स हैं, आप लोग इस टाइम पर कुछ नोट कर रहे हैं, तो काइंडली एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट की हेडिंग ऊपर देकर लिख लीजिएगा. देयर आर बेसिकली टू ट्रीटीज ऑफ पेरिस. ठीक है, ये सीएसएस के हमारा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दो ट्रीटीज ऑफ पेरिस हैं, आपने दोनों बतानी. ठीक है, लिसन. ट्रीटी ऑफ पेरिस आर टू. The first treaty of Paris is basically between between Britishers and French people. ठीक है, दो treaties of Paris हैं, जिसमें पहली between Britishers and किसी का जो है माइक काइंडली आप लोग इसको बंद करते हैं. मुझे यहाँ से ना सेटिंग खराब छेड़ना पड़ेगा मुझे यहाँ से. Mute your mic. Let me mute. कर लिया आपने म्यूट? पता नहीं म्यूट क्यों नहीं हो रहा. इमरा प्लीज म्यूट योर माइक. ओके जी. So we were talking about Treaty of Paris. तो there are two treaties of Paris, और एक मैंने आपको बताई है, वो हुई थी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, जब इनकी 7 years of war खत्म होती है. याद रखिएगा, एक ट्रीटी ऑफ पेरिस उस टाइम पर होगी जिस टाइम पर अमेरिका के अंदर अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी. ठीक है, जिस टाइम पर इंडिपेंडेंस हो जाएगा ना अमेरिका का, फिर अमेरिका और ब्रिटिशर्स की एक ट्रीटी होगी, उसको भी ट्रीटी ऑफ पेरिस कहा जाता है. So there are basically two treaties of Paris. So now after Treaty of Paris, यहाँ पर जो Treaty of Paris लिखा हुआ है, this is basically the treaty that was signed between Britishers and French. ठीक है जी. Now after this Treaty of Paris, British focus was America. बिकॉज वो जंग से फारिग हो गए थे, फ्रेंच के साथ इनकी जंग हो रही थी, वहां से फारिग हो गए थे, और अब उनका जो फोकस है दैट इज बेसिकली अमेरिका. और अमेरिका उनका फोकस क्यों है? दे वांटेड टू कॉलोनाइज एज मच लैंड एज इट कुड बी पॉसिबल. व्हाई? वो आगे जाके हम देखेंगे कि क्यों लैंड को ऑक्यूपाई करना चाहते थे, क्यों कॉलोनाइजेशन करना चाहते थे. एंड स्ट्रगल फॉर कॉलोनाइजेशन बिकम फास्ट. ये हम लोग एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स देख रहे हैं. देखें, हमेशा कहते हैं ना, इट टेक्स टू टू टैंगो. ये एक इडियम है जिसका मतलब है ताली दोनों हाथों से बजती है. इट टेक्स टू टू टैंगो. तो जब एटीट्यूड ऑफ अमेरिकन में चेंज आ गया है, तो एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स हैज आल्सो बीन चेंज्ड. सो जब दोनों तरफ से एक टेंस सिचुएशन क्रिएट होगी, तब एक एस्केलेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और जैसे ही एस्केलेशन होगी तो जंग की तरफ जाएंगे. ठीक है. नाउ देयर स्ट्रगल फॉर कॉलोनाइजेशन बिकम फास्ट एंड देयर एटीट्यूड वाज इंसल्टिंग. Military commander was appointed by the Britishers, just like the case of subcontinent. वहां पर भी ऐसे ही होता था. जो military commander होता था वो कौन अपॉइंट करता था? वो ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते थे. एंड सिमिलर इज द केस हियर. जितनी भी इंपॉर्टेंट और जिसको आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, वो सारी की सारी जो है वो ब्रिटिशर्स ने ही की हुई थी. ठीक है जी. अच्छा, अब होता क्या है? अच्छा, आज आप लोगों के ना मैसेजेस मुझे नहीं नजर आएंगे, तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल सी ऑल द मैसेजेस. तो अगर कोई कर रहा है बीच में, तो काइंडली आप एंड पर क्वेश्चन कीजिएगा मुझसे. अच्छा जी, मिलिट्री कमांडर वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड देयर वाज अ सेंस ऑफ इंपीरियलिज्म दैट प्रिवेल्ड. और एक सेंस ऑफ इंपीरियलिज्म जो है वो प्रिवेल करने लगा अमेरिका के अंदर, और पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग that now there is need to get independence, now there is need to get rid of the British colonialism. ठीक है जी. So this was the case for which Americans strive. Now comes our next point, that is
थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, या जिसको आप कहते हैं मर्केंटलिज्म का जो है पॉलिसी, ठीक है। अब होता क्या है, रुकिएगा प्लीज। मर्केंटलिज्म की थ्योरी की जिस टाइम पर हम लोग बात करते हैं, आई थिंक आप लोगों के, हाँ शो हो गया आप लोग। अच्छा जी, मर्केंटलिज्म थ्योरी की जिस टाइम पर हम लोग बात करते हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने एक ना छोटा सा डेफिनेशन भी इन्वेस्टोपीडिया से निकाला हुआ है। यहाँ पर मैंने उसको पोस्ट कर दिया ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख लें, और एक डेफिनेशन अगर आप इसका लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा। एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ट्रेड, मैं आपको ये इलेबोरेट वैसे भी करती हूँ मर्केंटलिज्म किसे कहते हैं, because it is very important terminology in your CSS, and specifically if you have international relations as well, so it is really important for you. An economic system of trade that spanned from 16th century to 18th century, ठीक है जी, to the अच्छा, and was based on the idea that a nation's wealth and power were best served by increasing exports and trade. मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, जो मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाई हैं। It is basically a theory that justifies colonialism. देखिए चोर जो होता है ना, जब वो चोरी करता है, तो जब वो थाने में जाता है तो पुलिस उससे क्वेश्चंस करती है, तो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो बेसिकली उसके पास कोई ना कोई, चोर के पास भी वैलिड रीजन होता है कि जी घर में भूख बहुत थी, मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जी, मेरी बीवी चली गई है तो मुझे मसले हैं साइकोलॉजिकल, ठीक है, तो मैंने चोरियां करना शुरू कर दी, मेरे बच्चे हैं, मेरी जॉब नहीं है। सो द थिंग इज, द पॉइंट इज दैट एवरी पर्सन हैज जस्टिफिकेशन whether the act is wrong or right. एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्पल्स मैं आपको बड़ी सोच के कोरिलेट करवाती हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना मेमोराइज साथ साथ लेक्चर के साथ साथ होता जाए। देखें, चोर के पास भी जस्टिफिकेशन है ना, तो कॉलोनियलिज्म क्या है, कॉलोनियलिज्म भी चोरी करना ही है। तो द थिंग इज कि दिस थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म बेसिकली जस्टिफाइज कॉलोनियलिज्म, ये जस्टिफाई करती है कॉलोनियलिज्म को। कैसे, हाउ, a colony only exists for the benefit of colonizers, ठीक है। और प्रीटेक्स्ट क्या होता था इसके पीछे, अब ये लाइन जो मैंने ऊपर लिखी हुई है आप लोगों के लिए, कॉलोनी ओनली एग्जिस्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ कॉलोनाइजर्स। आप जितना भी रॉ मटेरियल, जितना भी गोल्ड, जितना भी मतलब रॉ फॉर्म में ना, जितना भी स्टील, जितना भी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, दैट एवरीथिंग दैट वाज ओवर देयर was basically extracted by the colonizers from that particular colony, और वो उसको लेकर अपने कंट्री में जाते थे, अपने कंट्री में जाकर उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे, और फिर उन पर इंपोज करते थे दैट यू हैव टू बाय दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम अस। गॉट इट, आपको वो प्रोडक्ट हमसे खरीदनी पड़ेगी। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपके घर आऊं और मैं पत्ती, चीनी और दूध लेकर आपके घर से अपने घर जाऊं, चाय बनाऊं और आपको कॉल करके कहूं कि आए जी आपने 100 रुपीज की चाय मेरे से खरीदनी, ठीक है। सो अ कॉलोनी ओनली एग्जिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉलोनाइजर्स। नाउ व्हाट इज द प्रीटेक्स्ट, अब ये प्रीटेक्स्ट क्या होता था इसके पीछे, अब इसके पीछे एक बहाना क्या होता था, अब इसके पीछे इनका एक लॉजिक क्या होता था, ठीक है। अब इसके पीछे इनका लॉजिक ये होता था कि ये बेसिकली कहते थे कि दे आर प्रोटेक्टिंग अस, ठीक है, अस नहीं, वी आर प्रोटेक्टिंग यू, आप यूं कह सकते हो, वी आर प्रोटेक्टिंग यू, एंड हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपको हमें टैक्सेस देने पड़ेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे कोई जो है सोल्जर, या फिर आप कह सकते हो कोई गार्ड आ जाए और आपके घर आकर कहे कि जी मैंने आपके घर की रखवाली की है 15-20 दिन, तो आप मुझे ना 50,000 रुपए दे दें। आपने ना उसको रखा है, आप उसके हाथों तंग भी हैं कि पता नहीं ये कौन सा स्ट्रेंजर आया हुआ है, आप टॉर्चर भी हो रहे हैं कि पता नहीं हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो गई है, बट दैट पर्सन एट द वेरी एंड डिमांड्स 50,000 रुपीज फ्रॉम यू, just on a pretext that I was just taking care of your home, ठीक है। So the thing is that it was basically a pretext that they are protecting, so the people who were actually colonized had to pay the taxes. This gave way to the looting and plundering. इस चीज ने लूट मार को जगह दी, इस चीज ने लूट मार को दावत दी, कहाँ, अमेरिका के अंदर। क्यों, क्योंकि जो लोग कॉलोनाइज हो चुके थे उनके पास ब्रिटिशर्स को देने के लिए तो टैक्सेस थे ही नहीं, तो वो टैक्सेस किस फॉर्म में देते थे,
रॉ मटेरियल की फॉर्म में देते थे। वो रॉ मटेरियल लूट और प्लंडर करके अपने कंट्री में लेकर जाते थे, उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे, और फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको ही फोर्स करते थे कि आपने खरीदना भी है। ठीक है, अभी आगे आगे मैं आपको एक्ट्स पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को अंदाजा होगा दैट हाउ मच tense was the environment over there and why Americans stood against the British policies and demanded for a separate homeland or an independent country। ठीक है, now we are heading towards mercantilism acts। अब हम mercantilism के अंदर जितने भी एक्ट्स पास किए गए वो कौन से थे उनकी बात करते हैं। The first thing that I want to clear here is the purpose of acts। What was the actual purpose of acts? मैंने आपको स्टार्ट में लेक्चर के कहा था कि क्यों वो अमेरिकन के ऊपर इतना जुल्म कर रहे थे। ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद उनको क्या ऐसा हो गया था कि कॉलोनाइजेशन उनके लिए बहुत जरूरी हो गई थी। सो देयर आर बेसिकली टू पर्पस, और अब मैं आपको वो बताने वाली हूँ। द फर्स्ट पर्पज इज टू हार्म द ट्रेड ऑफ अदर्स। ठीक है, अदर्स के अंदर यहाँ पर दूसरे कंट्रीज भी आते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स आर नॉट ओनली द सोल सुपर पावर ओवर देयर, ऑल्दो दे वर सुपर पावर ओवर देयर, बट देयर वर अदर कंपेटिटर्स इन द रीजन एज वेल, फॉर इंस्टेंस फ्रांस। ठीक है, so to harm the trade of others, it was imperative for Britishers to come into the United States of America and impose mercantilism laws on them। ठीक है, so the very first purpose behind these mercantilism or behind this change in attitude was to harm the trade of others। And secondly, Britisher passed these acts to compensate the loss that they had in war with France। मैंने आपको जो 7 years war का जिक्र किया है उसमें मैंने आपको बताया है कि इनका बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। यू नो कि जब आप जंग की हालत में होते हैं तो आपका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लाइफ लॉस, हर तरह का लॉस हो रहा होता है। ठीक है, सोशल हर तरह का लॉस हो रहा होता है, इवन साइकोलॉजिकल लॉस भी होता है आपका। द थिंग इज कि दे हैड टू कॉम्पेंसेट दैट मनी और द रिसोर्सेज। सो व्हाट दे डिड, मैंने आपको जब एक्सप्लोरेशन के कॉजेस बताए थे या कॉलोनाइजेशन के कॉजेस बताए थे लास्ट लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपको एक फूड वाला पॉइंट भी बताया था, फूड क्राइसिस। तो जो फूड क्राइसिस हैं, ऑब्वियसली पहले 7 साल जंग की हालत में रहे हैं, अब अमेरिका के साथ जंग की हालत में जा रहे हैं। द थिंग इज कि उन्होंने इस चीज को कॉम्पेंसेट करने के लिए अमेरिकन के ऊपर ये सारे लॉज इम्पोज करना शुरू कर दी। Got it? So there are basically, let me read it for you. There are basically two purposes that we study. Number one is to harm the trade of others, and number two is Britishers passed these acts to compensate the loss that they had in war with France। ठीक है, अच्छा, उसके बाद the next point is नेविगेशन एक्ट। अब ये एक्ट्स आप लोग पढ़ने लगे हो। नेविगेशन एक्ट इज द फर्स्ट वन एंड इट वाज पास्ड इन 1651। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस। ये 3 बार एम्फोसिस देने का पर्पज ये है कि यू हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरी डेट। जो एक्ट की डेट है वो आपको पता होनी चाहिए, ईयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1651। 1651 में क्या पास हुआ था? नेविगेशन एक्ट। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आपको एक आधा एमसीक्यू जरूर आता है यहाँ से, तो आप लोगों ने बिल्कुल एक नंबर पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो ये आप लोगों ने सारे एक्ट्स के जो ईयर है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छा, नेविगेशन एक्ट के ऊपर आते हैं। जैसा कि ना इन एक्ट्स के साथ मैंने पिक्चर्स आप लोगों को अटैच करती हूँ, ये सारी जितनी भी स्लाइड्स है ना उनमें आप लोगों को पिक्चर्स जरूर नजर आएंगी। और बेसिकली वो पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करने का पर्पस ये है ताकि आप लोगों की जो पिक्टोरल मेमोरी है वो शार्पन अप हो जाए और आप इनको अच्छे तरीके से समझ सको। All the ships will be navigated by the Britishers. An act was passed in which it was said or it was declared that all the ships that were coming into the United States of America or going out of the United States of America will be monitored and will be navigated by the Britishers। अब यहाँ पर उनकी प्राइवेसी भी अमेरिकन की डिस्टर्ब हो गई है, यहाँ पर उनकी ट्रेड भी डिस्टर्ब हो गई है, यहाँ पर उनका इकोनॉमिक सर्कल भी डिस्टर्ब हो गया, बिकॉज ऑल द शिप्स वर मॉनिटर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। उनका जो दिल करता था वो शिप के अंदर घुस के जो ट्रेड और जो चीजें होती थी वो अपनी मर्जी से सारा कुछ उनको चलाते थे। सो द वेरी फर्स्ट एक्ट वाज नेविगेशन एक्ट दैट वाज पास्ड इन 1651। एंड इसकी रीजन, इसका बेसिकली ये एक्ट क्या था, दैट ऑल द शिप्स विल बी नेविगेटेड बाय द ब्रिटिशर्स। और यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर जो है आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हर तरह की नेविगेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर चल रही है। या आप एरो से देख सकते हो कि जो शिप जा रही है वो भी नेविगेट हो रही है, जो शिप आ रही है वो भी नेविगेट हो रही है। सो दिस इज समथिंग विच वी कॉल नेविगेशन एक्ट। ठीक है,
इम्तियाज प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, ठीक है, अपना थोड़ा सा अभी इन लोगों को समझने दें, तो जब मैं आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट करूंगी ना फिर आप उसके अंदर ये सारी चीजें लिखना, गॉट इट। अच्छा, इससे ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो गलत पढ़ रहे हैं। Then comes our next act, that is Enumerated Commodities Act. अगला एक्ट जो हमारे पास आता है that is Enumerated Commodities Act, और Enumerated Commodities Act was basically passed in 1660. ये 1660 में पास किया गया, and what was the purpose behind this act? All the commodities will be monitored by the Britishers. जितनी भी commodities होंगी, those commodities will be monitored by the Britishers. This is more or less similar to the Navigation Act. However, Navigation Act was confined to external factors, but Enumerated Commodities Act was confined to internal as well as external factors. ठीक है, तो आप लोगों के साथ ये पिक्चर मैंने थोड़ी सी शेयर की है, आप लोग इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं जस्ट के यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर नेविगेशन एक्ट एनफोर्समेंट कैंटलिज्म की जो हेडिंग है आपकी पिक्चर में वो इसीलिए दी गई है बिकॉज ये जो न्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट है ये बेसिकली आपका नेविगेशन एक्ट से ही एसोसिएटेड है, बट दैट वाज पास्ड इन 1660। गॉट इट। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्ट के ऊपर। नेक्स्ट एक्ट बेसिकली आपका कौन सा एक्ट है? स्टेपल एक्ट। स्टेपल एक्ट वाज पास्ड इन 1663। ये आप लोगों ने डेट जो है ना इसका ईयर काइंडली याद रखना है। अच्छा, अब स्टेपल एक्ट क्या है? स्टेपल एक्ट यही है कि ऑल द शिप्स विल हैव टू पे द टैक्सेस टू द ब्रिटिशर्स। अब उसके अंदर कोई भी चीजें जा रही हैं, स्टेपल आपको पता है स्टेपल क्रॉप्स भी होती हैं, स्टेपल जितनी भी आइटम्स हैं, ऑल द शिप्स दैट वर ब्रिंगिंग those staple items to from one place to the other, they had to pay tax to the Britishers। ठीक है, अब उन्होंने तीन तरह से आप नोटिस कर सकते हो घेरा लगा लिया है। द वेरी फर्स्ट वन इज नेविगेशन। कोई भी शिप आ जा रहा है उसको नेविगेट कौन करेगा? जी ब्रिटिशर्स करेंगे। नंबर टू पे क्या होगा कि जो भी इन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट के अंडर क्या होगा कि जो भी कमोडिटीज होंगी उनको पकड़ा जाएगा, उनको चेक किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेपल एक्ट। स्टेपल एक्ट मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी शिप्स आ जा रहे हैं दे विल हैव टू पे द टैक्सेस। आप लोग एक चीज नोट कीजिएगा, दिस इज द सिमिलर प्रोसेस दैट वाज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय टर्क्स, यू नो, ऑटोमन्स। मैंने आपको स्टार्ट में जो पढ़ाया था, बिल्कुल कॉलोनाइजेशन का जो स्टार्ट था। So ये वही policy है which they have actually adopted. Now we are heading towards our next point, that is basically Duties Act। ठीक है जी, Duties Act is our next act and that was passed in 1673। और ये Duties Act आपका कब पास किया गया? ये 1673 में जो है इसको पास किया गया। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर अब क्या होगा? आपको ड्यूटी के वर्ड से पता चल रहा होगा, आपको ड्यूटी के वर्ड से अंदाजा हो रहा होगा कि जैसे आप लोग ड्यूटी पे करते हो, कस्टम और ड्यूटी होती है, टैक्सेस होते हैं जब भी कोई प्रोडक्ट आ रही होती है या प्रोडक्ट जा रही होती है। सो 1673 में बेसिकली ड्यूटीज एक्ट जो है वो पास किया गया है एंड ऑल द टैक्सेस विल बी इम्पोज्ड बाय इंग्लिश ऑन द यूएस शिप्स। ठीक है, ये वही बात हो गई, अगेन वही बात होगी कि टैक्सेस जो हैं वो इम्पोज कर दिए गए इनके ऊपर कि आपने हर तरह का टैक्स जो है वो हमें पे करना है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनफोर्समेंट एक्ट। अब एनफोर्समेंट एक्ट क्या है देखें। एनफोर्समेंट एक्ट वाज बेसिकली पास्ड इन 1696। एनफोर्समेंट एक्ट जो है इसको 1696 में पास किया गया। और यहाँ पर एक पिक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, बड़े गौर से अगर आप लोग ये ब्लू वाली पिक्चर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक ब्रिटिश शिप है, ठीक है, और यहाँ पर एक कॉलोनियल मर्चेंट है और फिर वो कह रहे हैं कॉलोनियल ट्रेड हाईवे डू नॉट क्रॉस इट। ठीक है, एक बोर्ड लगाया हुआ है और लिखा हुआ है कॉलोनियल ट्रेड हाईवे डू नॉट क्रॉस इट एंड दे आर, यहाँ पर हंसी का एक सिंबल है, हंस रहे हैं वो, एंड दिस इज बेसिकली अ मॉकरी और ये मजाक उड़ाया गया है बेसिकली। सो नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स एनफोर्समेंट एक्ट सो दैट यू पीपल मे गेट अ क्लियर आइडिया व्हाट दिस पिक्चर एक्चुअली मींस। ऑल शिप्स विल बी मॉनिटर्ड एंड चेक्ड बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स। ठीक है, अब आपको वहां से अंदाजा हो गया होगा कि कॉलोनियल ट्रेड हाईवे डू नॉट क्रॉस इट। Why? Because we are here to check you out whether you are taking something illegal or not.
And mockery is that, irony is that the things were actually legal, but those things were declared illegal by the Britishers just to halt the trade process of the United States of America. So now what is the purpose of Navigation Acts? Navigation Acts का purpose क्या था? ठीक है, ये अब हम देखते हैं, जिसमें protection of British trade की बात हो जाती है, promotion of British shipbuilding. Why? Because Britishers were not ready to allow the United States of America to use its own ships. They were actually forcing them to buy their ships in order to have trade and the rest of the communication. ठीक है, the thing is promotion of British shipbuilding, then protection of British trade, and then control of colonial markets. ठीक है, अब आपको मैंने जितनी चीजें समझाई हैं वहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों कर रहे थे ये सारा कुछ. सो एनफोर्समेंट ऑफ मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज. मर्केंटलिज्म, आई थिंक मैंने इतनी डिटेल में आप लोगों को बताया है कि इसका क्या मतलब होता है. इसका मतलब ये होता है कि हम आपके घर की हिफाजत कर रहे हैं. बड़े ही सादा लफ्जों में आप इसको, इतने इतने फॉरेन ऑथर्स की किताबें हैं, पूरा ये एक सब्जेक्ट है, बकायदा तौर पे ये एक पूरी डिग्री है जो करवाई जाती है. लेकिन आपको इंतहाई सादा अल्फाज में मैंने ये एग्जांपल के साथ बताया है कि बेसिकली मर्केंटलिज्म किसे कहते हैं. सो बीइंग एस्पायरेंट्स और बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ यूएस हिस्ट्री, you need not to go into the details of what mercantilism is and what are the mercantilist policies. You just need to stick here that what mercantilism is. इसका basic idea बस आपको आपके पास होना चाहिए. And if you are student of international relations, तो जब मैंने आपको international political economy का topic करवाना है तो वहां पर I will teach you what is mercantilism, what is neo-mercantilism in detail. Got it? So यहां पर हमारे पास आ जाते हैं जी एनफोर्समेंट एक्ट्स. एनफोर्समेंट एक्ट्स के बाद द नेक्स्ट एक्ट इज एक्चुअली मोलेसिस एक्ट. मोलेसिस आप लोगों में से अगर कोई जमींदार घराने से ताल्लुक रखता है तो उसको पता होगा कि मोलेसिस क्या होता है. सिंस आई बिलोंग, तो आई नो दैट व्हाट मोलेसिस इज. लेट मी टेल यू. देखिए, मोलेसिस ये होता है कि जिस टाइम पर हम लोग गन्ने की काश्त होती है, जिस टाइम पर गन्ना काश्त होता है तो उसके बाद गन्ने को एक इन ऑर्डर टू मेक शुगर, उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है. नॉट जस्ट शुगर, जब आप जैगरी की बात करते हैं जिसको आप लोग गुड़ बोलते हैं, उसके लिए भी एक प्रोसेस से गुजारा जाता है उसको. ठीक है, तो जब उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं तो एक स्पेसिफिक चीज आपके पास सामने आ रही होती है विच वी कॉल मोलेसिस. उसको हम मोलेसिस बोलते हैं. सो मोलेसिस एक्ट जो है वो पास किया गया एंड इट वाज पास्ड इन 1733. ये एमसीक्यूज जो है वो 2-3 दफा मेरी नजरों से गुजरा हुआ है, तो आप लोग ये मोलेसिस एक्ट वाला लाजमी जो है इसको याद रखिएगा. मोलेसिस एक्ट